हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट थर्ड साउथ समिट, और आप सिंपली कह सकते हैं समिट ऑफ ग्रुप 77 कंट्रीज, क्योंकि यह जो समिट हुआ है थर्ड ग्लोबल साउथ समिट भी इसे कहा जाता है बेसिकली, जो कि ग्रुप 77 कंट्रीज के द्वारा यह हेल्ड किया गया है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर यह जो थर्ड साउथ समिट है क्या है, वो बेसिकली ग्रुप 77 क्या है, क्या इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रहा है, और ग्लोबल साउथ का मतलब यहां पे क्या है। जैसा कि हम ज्योग्राफी में अगर देखते हैं तो ग्लोबल साउथ का मतलब हम सिंपल समझते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में, लेकिन यहां पे एक्चुअल ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, क्या इनका मेजर एम है, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो रिसेंटली यह जो थर्ड साउथ समिट हुआ है वह हेल्ड किया गया है, ये कंपाला जो कि कैपिटल है उगांडा का, यह थर्ड साउथ समिट था। दिस थर्ड साउथ समिट ब्रॉट टुगेदर 134 मेंबर्स ऑफ ग्रुप 77 एंड चाइना टू बूस्ट द साउथ कोऑपरेशन on trade, investment, sustainable development, climate change, poverty eradication and digital economy among others. And the theme of this third South Summit was leaving no one behind. तो बेसिकली क्या है कि यह जो ग्लोबल साउथ समिट कहे या फिर थर्ड साउथ समिट कहे, जो कि G77 ग्रुप 77 जो कंट्रीज है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, उनके द्वारा यह हेल्ड किया गया है, जो कि इस बार कंपाला उगांडा में हुआ है। जिसका मेजर एम क्या है, तो मेजर एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और जो साउथ कोऑपरेशन है, जो साउथ, यहां पे जो साउथ का मतलब बेसिकली है, ग्लोबल साउथ का मतलब बेसिकली है वैसे कंट्रीज जो डेवलपिंग स्टेज पे है या फिर उन्हें डेवलप्ड इकोनॉमी बनने में बहुत सारे उनके रिस्ट्रिक्शन है, हैम्पर्स हो रहे हैं, वैसे कंट्रीज को यहां पे इंक्लूड किया गया है। और जिन इस समिट का मेजर एम क्या था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी इराडिकेशन, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना इस समिट का मेजर एम है, जिसका थीम ही था लिविंग नो वन बिहाइंड, कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो एक ऐसा सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए जो सबके लिए फायदेमंद हो, ऐसा ना हो कि कोई हमें उससे पीछे रह जाए। तो इस साउथ समिट का, ग्लोबल साउथ समिट का जो बेसिकली एम है कि पूरे कंट्रीज जो इस बेसिकली कह सकते हैं जो वर्चुअल साइकिल में फंसे हुए हैं, उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सब तक पहुंचना चाहिए, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, उसका एम था और समिट का थीम भी था। अब हम पहले बात करते हैं कि इस ग्लोबल साउथ का यहां पे क्या मतलब है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ हियर। क्या हुआ, ज्योग्राफिकल ही टर्म में हम जो बात करते हैं वही है यहां पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Here the global south often misconceived as a purely geographical concept. यह प्योरली ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे ग्लोबल साउथ का कंटेक्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज के सेंस में है। Why it is not solely defined by location, it broadly represent nations facing developmental challenge. तो वैसे नेशंस जो डेवलपमेंटल चैलेंज फेस कर रहे हैं in the field of education, in the field of poverty eradication, in the field of climate change, in the field of digital economy. तो ऐसे वेरियस फील्ड्स में जब कोई कंट्री जो बेसिकली क्या कह सकते हैं चैलेंजेस फेस कर रही है, वो ऐसे कंट्रीज इस ग्लोबल साउथ के पार्ट कह सकते हैं मेंबर्स होते हैं, और इस जो G77 ग्रुपिंग है या ग्रुप 77 भी कहा जाता है इसे, उसके भी मेंबर कंट्रीज है। मेनी कंट्रीज इंक्लूडेड इन ग्लोबल साउथ are in the northern hemisphere such as इंडिया की हम बात कर ले, चाइना की बात कर ले, and all those in the northern half of the Africa। जैसे आप बात कीजिएगा तो ऐसे में तो अगर हम ज्योग्राफिकली इसको सेंस में समझते हैं तो वैसे बहुत सारे कंट्रीज है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हुए भी इसके मेंबर्स हैं, जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल इंडिया ही है। और वैसे भी कंट्रीज इसमें शामिल है जो साउथ में है लेकिन उन्हें डेवलपमेंटल चैलेंज फेस नहीं करना पा रहा है, या फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में नहीं है, तो वो इसके मेंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बोथ इन सदर्न हेमिस्फीयर आर नॉट द ग्लोबल साउथ। इन्हें ग्लोबल साउथ में कंसीडर नहीं किया जाता है। अब ये ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हुआ, सो हम देखते हैं इसका क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रहा है। तो बेसिकली ग्लोबल साउथ का जो कंटेक्स्ट आता है
वह एक लाइन है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रैंडेंट लाइन। बेसिकली दिस लाइन वाज प्रपोज्ड बाय फॉर्मर जर्मन चांसलर विली ब्रैंडेट इन 1980s एज ए विजुअल डिपिक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड बेस्ड अपॉन पर कैपिटा जीडीपी। तो बेसिकली इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी में अगर हम इस ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो ये एक लाइन के द्वारा डिवाइडेड है, जो कि एक जर्मन चांसलर थे विली ब्रैंडेट, उन्होंने 1980s में बेसिकली ये एक ब्रैंडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था और इस लाइन के थ्रू उन्होंने पूरे वर्ल्ड ओवर को डिमार्केट किया था और जीडीपी का जो पर कैपिटा जीडीपी है उसके बेसिस पे कंट्रीज को नॉर्थ और साउथ के में डिवाइड किया था। तो एक नॉर्थ ग्लोबल बोलते हैं और एक साउथ ग्लोबल हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो यहां पे आप यह लाइन देख सकते हैं, यही है यहाँ पे ब्रैंडेंट जिन्होंने ये लाइन प्रपोज किया था ड्यूरिंग 1980s, जो कि चांसलर थे ऑफ वेस्ट जर्मनी। अब ये लाइन आप देख सकते हैं यहां पे, अगर आपको दिख रहा हो, हियर इज द लाइन। दिस इज द लाइन बेसिकली। आप देख सकते हैं यहां पे ऑस्ट्रेलिया एक्सक्लूडेड है, न्यूजीलैंड एक्सक्लूडेड है। आप देख सकते हैं यहां पूरा आपका नॉर्दर्न, यहां पे चाइना है, इंडिया भी शामिल है। तो यह एक ऐसा डिवाइडिंग लाइन है ब्रैंडेंट लाइन, जो कि जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस पे कंट्रीज को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, ना कि ज्योग्राफिकल जो हम लोग ग्लोबल साउथ या नॉर्थ की बात करते हैं वैसा। दिस लाइन बेसिकली दिस लाइन सिंबलाइजेस द ग्लोबल इकोनॉमिक डिवाइड zigzagging across continents encompassing parts of Africa, Middle East, India, China, excluding Australia and New Zealand, जैसा कि हमने इसमें देखा। तो आप देख सकते हैं यह रिच नॉर्थ की बात कर रहा है और यह पुअर साउथ कंट्रीज की बात कर रहा है, जो इस ग्रुपिंग के मेंबर कंट्रीज है। तो आपको यह याद रखना है कि बेसिकली यहां ग्लोबल साउथ का मतलब जीडीपी पर कैपिटा जो ब्रैंडेंट लाइन है उसके हिसाब से जो डिवाइडिंग कंट्रीज है वह इसके ग्रुपिंग के मेंबर है और यहां पे डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं इस ग्रुप 77 की, G77। तो ये बेसिकली कब स्टैब्लिश हुआ? तो ये स्टैब्लिश होता है ऑन 15th of June 1964 बाय द सिग्नेटरीज ऑफ ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज इशू एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का जो फर्स्ट सेशन होता है उसके एंड में इस G77 जो ग्रुपिंग कंट्रीज है उनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है इन जेनेवा। दिस G77 हैज करेंटली 134 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग चाइना। अब यहां पे समझने की बात है कि जो चाइना है, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट डज नॉट कंसीडर इटसेल्फ अ मेंबर, क्योंकि चाइना का कहना है कि हमारे यहाँ जीडीपी पर कैपिटा बहुत बेहतर है, चाइना इसको इस ग्रुपिंग का खुद को मेंबर कंसीडर नहीं करता गवर्नमेंट यहाँ की, बट रादर अ पार्टनर दैट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ग्रुप। और वह एक डायलॉग पार्टनर के रूप में खुद को कंसीडर करता है, जो कि इस ग्रुपिंग को सपोर्ट कर रहा है, वह इसका मेंबर नहीं है। जबकि जो ये ग्रुपिंग है G77 वो चाइना को मेंशन किए हुए है एज द मेंबर ऑफ G77 कंट्री। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि हम इसका मेंबर नहीं है, हम इसके एक डायलॉग पार्टनर है जो बेसिकली फाइनेंस और फंड से सपोर्ट करता है इस ग्रुपिंग को, हम मेंबर नहीं है। जबकि G77 उस चाइना को मेंबर के रूप में मेंशन किए हुए है अपने लिस्ट में। क्या एम है इस ग्रुपिंग का? तो जैसा कि हम जस्ट मैंने डिस्कशन किया कि यह डेवलपिंग कंट्रीज का लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच एम्स टू प्रमोट साउथ टू आर्टिकुलेट एंड प्रमोट दियर कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि इनका जो कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट है एट द ग्लोबल फोरम उसे बढ़ावा दिया जाए। और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी एक डायरेक्शन से कह सकते हैं कि नहीं प्रमोट हो सकता है, वो वेरियस फील्ड से हो सकता है। क्लाइमेट चेंज में इनको सपोर्ट किया जाए, पॉवर्टी इराडिकेशन में इनको सपोर्ट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने में इनको सपोर्ट किया जाए। तो एक कलेक्टिव कह सकते हैं इनका एफर्ट लगाया जाए और कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनका बढ़ाया जाए एंड इनहांस दियर ज्वाइंट नेगोशिएटिंग कैपेसिटी ऑन ऑल द मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। और यूनाइटेड नेशन के तहत जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है उन सब पे इनका एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आए, ताकि इनका जो एफर्ट है, कॉमन एफर्ट है, कॉमन एरिया है, इन पे इनको प्रमोट किया जा सके। स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं? अ चेयरमैन हु एक्ट एज इट्स स्पोक्समैन कोऑर्डिनेट द ग्रुप्स एक्शन। इसके एक चेयरमैन होते हैं जो
इस पूरे ग्रुपिंग के एक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं। चेयरमैनशिप विच इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल बॉडी विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप 77 रोटेट ऑन ए रीजनल बेसिस between Africa, Asia, Pacific, Latin America and Caribbean and held for 1 year in all the chapters। यहाँ पे चैप्टर्स का मतलब बेसिकली रीजनल डिवीजन से है कि यह जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट करता है एमंग द रीजनल बेसिस, जिसे हम चैप्टर कहते हैं, वह हर साल रोटेट करता है और यह जो चेयरमैनशिप है वह 1 ईयर टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। हाईलाइट की बात करते हैं कि क्या हाईलाइट है, मेजर हाईलाइट क्या रहा है, इस थर्ड जो सबमिट हुआ है उसका क्या मेजर हाईलाइट रहा है। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं, कॉल फॉर पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। जो इतने लंबे समय से इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है उसका पीसफुल रिजोल्यूशन जरूरी है। एक तरफ हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, पीस का, और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको हम कोऑपरेट करने की बात करते हैं, उसे कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो अगर पीस नहीं मेंटेन रहेगा तो किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को अचीव करेंगे। तो एक पीसफुल रिजोल्यूशन इन कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज का अचीव करना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडाज, कि जितने भी एजेंडाज है चाहे वो जिस भी फील्ड से हो उनका यूनिवर्सल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, सबको कोऑपरेट करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम अगर एजेंडा की बात करते हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडाज हो, एडिस अबाबा का एक्शन एजेंडा हो, पेरिस क्लाइमेट एजेंडा हो, न्यू अर्बन एजेंडा हो, या फिर संडाई फ्रेमवर्क एजेंडा हो, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, उन सारे एजेंडा पे कंट्रीज को कॉमन एफर्ट लगाना जरूरी है। पॉवर्टी इराडिकेशन की बात करते हैं कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है इतना अधिक बढ़ रहा है तो फूड प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, बेसिकली जैसे चाहे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर ले, उसके इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की बात कर ले, तो जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उन्हें स्ट्रेंथन करना जरूरी है। Deep reforms were proposed including SDG stimulus for 500 billion annually। इसमें यह भी कहा गया इस बेसिकली थर्ड समिट में कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए एनुअली एटलीस्ट 500 बिलियन जो है उस पर खर्च होना चाहिए। कॉल फॉर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट फाइनेंस इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ USD 100 बिलियन पर ईयर एंड डबलिंग ऑफ एडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2025। कि जो हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज का एक डिमांड है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि डेवलप कंट्री जो है वो अब डेवलप हो चुके हैं, जब उनको इमिशन करना था कर चुके हैं, अब उनका इमिशन जो वो किए हैं उनका हर्जाना डेवलपिंग कंट्रीज क्यों भरे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज का इंडिया का जब इसमें सबसे बड़ा एफर्ट है कि इंडिया जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमेशा से बात करता रहा है। तो उसमें क्या है कि इस क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए 100 बिलियन पर ईयर उस पर खर्च होना बहुत जरूरी है। और जो एडेप्टेशन फाइनेंस है वह 2025 तक आने तक उसे डबल करना बहुत जरूरी है। देन ओनली जो हमारा क्लाइमेट एजेंडा है उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था थर्ड ग्लोबल साउथ समिट, या फिर थर्ड साउथ समिट भी बोला जाता है, जो कि ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज के द्वारा हेल्ड किया गया था। सो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ग्लोबल साउथ का मतलब यहां पे एक्चुअल में क्या है और क्या मेजर इसके एम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।